हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आज हम सीजी टेट 2024 छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का गणित सब्जेक्ट के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें इस वीडियो में आपका हमारा ये पेपर 2 अर्थात छठवीं कक्षा से जो 8वीं कक्षा के अध्यापक बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा है, उस पर हम जो सीजी टेट में अभी तक 2016 से 2022 तक जितने भी प्रश्न पत्र में जो गणित से संबंधित सवाल पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल लेकर आ चुके हैं। ये जो वीडियो है उसमें पीवाईपी 2016 मतलब प्रीवियस ईयर पेपर जो हमारा 2016 है उसका भाग लेकर आ चुके हैं। इसमें उससे गणित से संबंधित कुछ जो चुनिंदा प्रश्न है उसको हम भाग 1 में देखेंगे। तो चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल में जो लोग नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और भी विद्यार्थियों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए, आज के इस वीडियो में हमको क्या क्या मिलने वाला है ये हम देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि ये गणित सब्जेक्ट हमारा है, इसमें आज जो प्रश्न मिलेंगे वो ज़्यादातर उसमें रेखा गणित और क्षेत्रमिति का प्रश्न ज़्यादा है। चलिए, एक एक करके सभी को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न जैसा कि मैं बोल ही रहा था, क्षेत्रमिति ज्यामिति से संबंधित है। किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष लंबों की कटान बिंदु कहलाती है। ठीक है, कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ये थ्योरी है, इसमें सीधा अपन को कोई दिमाग नहीं लगाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लंब केंद्र, ऑर्थोसेंटर। लेकिन हम लोग इसके साथ साथ और भी कुछ जानकारी देंगे इसके अतिरिक्त, जैसे अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और ये लंब केंद्र होता क्या है, इसको संपूर्ण रूप से विश्लेषित करके हम बताएंगे। इसके लिए हम लोग त्रिभुज हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए, ये रहा हमारा त्रिभुज, हमने ले लिया। ठीक, क्लियर है। चलिए, अभी त्रिभुज को हम 4 अलग अलग तरीके से ये कर लेते हैं। ठीक है, 4 इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमारा जो और भी चारों को एक साथ ही क्या कर लिया जाए, एक्सप्लेन कर लिया जाए। चलिए, ये ले लिया हमने, इसी को हम 4 और कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करके बताऊंगा कि किसको क्या बोलते हैं, वो कब बनेगा, ताकि आपका अगर मान लेते हैं परीक्षा में अगर आ जाता है या पूछ देता है कॉन्सेप्चुअल तरीके से, तो आप आराम से बना सकें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मान लिया जाए मेरा, सबसे पहले मैं अंतः केंद्र के बारे में बता दूंगा, ABC। ठीक है, अंतः केंद्र कब मिलेगा? अंतः केंद्र मिलता है आपका जब आप क्या करेंगे, उसके जो कोण है, यहाँ पर देख लो 3 कोण है, 1 2 3 कोण को आधा आधा भागों में बांटेंगे, मतलब कोणार्धक से। जब भी कोणार्धक पूछेगा, अगर ऐसा थ्योरी में आ जाता है कि कोणार्धक क्या बनाएगा, तो आपका जो कोणार्धक है मतलब कोण को अर्धक करने वाला कोणार्धक, ठीक है, जो मेरा कोणार्धक है वह आपका अंतः केंद्र देगा। ठीक है, कोण को आधा करने पर जहां मिलेगा वही क्या होगा, मेरा अंतः केंद्र। बात समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या है, परिकेंद्र। परिकेंद्र के बारे में दिया है, परिकेंद्र आपको तब मिलेगा जब आप भुजाओं का लंब समद्विभाजन करेंगे। लंब समद्विभाजन, अब ये क्या होता है, जो भुजा है उसको लंबवत तरीके से क्या करना है, 2 भागों में क्या करना है, यहाँ पर बांटना है। ठीक है, लंबवत तरीके से इसको क्या करेंगे, लंब भी रहेगा और 2 बराबर भागों में क्या हो जाएगा, ये बट जाएगा। तब ये हमारा क्या दिखाएगा आपका, ये हमारा लंब समद्विभाजन से, ठीक है, क्या मिलेगा, परिकेंद्र मिलेगा।
ठीक, परिकेंद्र लंब समद्विभाजन से मिलेगा। उसके बाद क्या होगा मेरा केंद्रक, केंद्रक क्या होती है, मध्यिका से मिलती है। अब ये मध्यिका क्या चीज है, फटाफट बता देते हैं। ABC मध्यिका, मध्यिका का मतलब होता है किसी शीर्ष बिंदु से उसके सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु को मिलना। ये देखो मध्यिका। अब लगेगा सर यहाँ भी तो मध्य बिंदु है, यहाँ पर 90 भी है, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं कि क्या में है 90, केवल सामने वाले से क्या करना है, उसके बीचों बीच वाले भुजा के बीचों बीच को मिला देना है। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा केंद्रक। ठीक है, इसको बोलते हैं मध्यिका। तो मध्यिका से क्या मिलेगा, केंद्रक। और जो शीर्ष लंब का मतलब पहले समझा देता हूं। शीर्ष लंब का मतलब होता है शीर्ष से लंब डालना, लंब मतलब 90 अंश, चाहे बीचों बीच आए चाहे मत आए। ठीक है, बीचों बीच आए चाहे ना आए, केवल हमारा 90 अंश बस डालना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये हमारा जो है शीर्ष लंब है, वह आपको क्या प्रदान करेगा, शीर्ष लंब है वह लंब केंद्र प्रदान करेगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा ये बीजीय व्यंजक अर्थात बीजगणित से संबंधित सवाल आ गया। जबरदस्त लॉजिक लगने वाला है, बहुत बेहतरीन। वैसे तो बीजगणित में बहुत सारे प्रकार के सूत्र होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया है, हमको एक दिया है प्रश्न कि यदि ए बी और सी तीनों को बराबर 0 हो जाए तो ये आपका व्यंजक समझ लीजिए, बहुपद समझ लीजिए, जो भी इसका मान आपको निकालना है। ठीक, तो आपके लिए ये तो बहुत सूत्र को याद करना पड़ेगा। तो आपको मैं बहुत जबरदस्त ट्रिक बताता हूँ। देखो, 3 लोग मिलके 0 होना है, तो कोई भी नंबर आपको ऐसी प्रश्न आता है ना कि फलाने को जोड़ने पर घटाने पर 0 आ रहा है, तो आप कोई भी मनचाहा नंबर ले लीजिए, जो भी आपको लगे। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ 2 -1 और -1, तो 2 में 1 गया, क्या हो गया, 1 1 में और 1 गया, कितना आ गया, 0। तीनों मिलके 0 बन गए ना, बिल्कुल। तो ए के जगह में 2, बी के जगह -1 और सी के जगह में 1। आप कोई भी नंबर ले सकते उठा के, वही आंसर आएगा आपका। तो चलिए देखते हैं। ए की घात 4 धन बी की घात 4 धन सी की घात 4 बटे में क्या आ गया मेरा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए के जगह में 2, बी के जगह -1 और सी के जगह -1 रख दीजिए। तो आ गया मेरा 2 की घात 4 प्लस -1 की घात 4 प्लस -1 की घात। जबरदस्त ये ट्रिक है भैया, ऐसे ऐसे आपका बहुत समय बचेगा। -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्या है स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया मेरा, ये 16 धन 1 बटे में आ गया मेरा 2 का, ये 2 की घात 2 है, 2 की घात 2, 4 1 कम 4 हो जाएगा, ये प्लस ये 1 हो गया, और ये 4 और 1 5 हो गया। तो 4 5 कितना हो गया, 9। तो 18 बटे 9 आ गया, और 9 दूने 18। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। जबरदस्त तरीके से आप कोई भी नंबर ले लो। जैसे अगर मान लो यहाँ पर इसको 3 ले लिए, इसको -2, इसको -1 ले लिए, तो भी आंसर आएगा। समझ रहे बात को, इसको आप 2 ले लो, ठीक है, इसको 2 ले लो, इसको -1 इसको -1 ले लो, तो भी आंसर आएगा। ठीक, क्योंकि तीनों को मिलाकर 0 बन रहा है, आंसर वही आएगा, आप कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, ये व्यंजक का वही खासियत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अब यहाँ पर बोला है कि यदि किसी नियमित बहुभुज को का अंतः कोण है, यहाँ पर ना अंतः कोण भी है, और यहाँ पर लिखा है बाह्य, बाह्य मतलब बाहर कोण से 132 अधिक है, तो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या होगी। तो यहाँ पर है मेरा भुजाओं की संख्या होगी, पूछा है आपसे। अब ये बहुभुज क्या है, ये बहुभुज शब्द इस्तेमाल हुआ है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। बहुभुज का मतलब होता है ज्यादा भुजा होना। ठीक है, 3 वाले को त्रिभुज नाम दे दिया जाता है, 4 वाले को चतुर्भुज, 5 वाले को पंचभुज, 6 वाले को षटभुज, ये सब बहुभुज हैं, क्योंकि बहुत सारे भुजाएं हैं। क्लियर हो गया बात। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मैं एक बढ़िया चीज बताता हूँ। अब इसमें बोला है अगर आप किसी भी लकीर को, उस बहुभुज के किसी भी लकीर को आप बढ़ाओगे, भुजा को बढ़ाओगे, तो आपको पूरा एक लकीर मिलेगा। अब ये लकीर मिला, तो ये देखो एक अंदर और एक बाहर बना कि नहीं बना, किसी भी भुजा को बढ़ाओगे बाहर में बनेगा, ये बाहर वाला बना। ठीक है, और ये अंतः माने अंदर वाला बना।
अभी मैं 5 वाला बनाया हूं, अभी कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है ना कौन होने वाला है, वही तो हमको खोजना है। अब बाहर और अंदर को मिलाओगे तो देखो भैया एक रेखा, एक पूरा लाइन है, एक पूरा लाइन दोनों मिलके कितना बनेंगे 180। बिल्कुल, दोनों मिलके कितना बनाएंगे भैया 180। अभी अंदर वाला 132 ज्यादा है तो उससे 132 छीन लो, तो 132 छीनोगे, जो इतना ज्यादा है उतना छीन लिए, छीनने पर कितना है मेरा 48। अब इसका मतलब जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने उससे छीन लिया, तुम अरे यार एक्स्ट्रा रखे हो निकालो उसको, जल्दी दो, इधर कितना आ गया 48। मतलब अब वहां जितना एक्स्ट्रा था छीन लिए, मतलब अब दोनों के पास अब बराबर मात्रा में आ गया, मतलब बाहर भी उतना है और अंदर भी छीनने के बाद, मतलब 48 दो भागों में बटेगा तो एक एक के पास कितना कितना आ जाएगा भैया 24। बात समझ में आ गया। अब आपको मैं एक खासियत बताता हूं, चाहे आप 3 वाला लो, चाहे 4 वाला लो, चाहे 5 वाला लो, समझ रहे हो बात को, चाहे 6 वाला लो, इसका अंदर को जोड़ोगे तो 180, इसका अंदर को जोड़ोगे 360, इसका जोड़ोगे 540, इसका अंदर जोड़ोगे तो 720, अलग अलग आएगा। ये अंदर की बात है, मतलब अंदर के कोणों की बात है। लेकिन अगर आप इसके बाहर को जोड़ो, त्रिभुज वाले के बाहर को जोड़ो, चतुर्भुज वाले बाहर को जोड़ो, 5 भुजा वाले बाहर को जोड़ो, बाहर में कोई फर्क नहीं आएगा। और कितना आएगा, तो कोई भी रहे, त्रिभुज रहे, 3 भुजा वाला रहे, 4 वाला रहे, 5 वाला रहे, 6 वाला रहे, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण का योग हमेशा क्या आता है 360 ही आएगा, चाहे 3 4 5 कुछ भी रहे। ठीक है, अब हमको बाहर में एक कोण है कितना मिल गया 24 मिल गया, तो ऐसी 24 24 वाले कितने लोग मिलके 360 बना रहे हैं, तो भुजा की संख्या मिल जाएगी। भुजा की संख्या क्या करेंगे 360 में 24 को भाग कर लीजिए, कितने बार में चला गया ये 15 बार में, मतलब उसमें कितने भुजा थे 15 भुजा थे। बहुत ही जबरदस्त लॉजिक। देखो भाई ये व्यापम है ना, आसानी से नंबर नहीं देता, वो नंबर लेना पड़ता है उससे, क्या करके कॉन्सेप्ट क्लियर रख के एक एक चीजों को, पहले आता नहीं था रेखा गणित, अब भरपूर आ रहा है, भर भर के आ रहा है, दिमाग में रख लो। ये फिर आ गया देख लो, समरूप त्रिभुज का है, जिसको सम त्रिभुज लिखा है वही समरूप है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज की अनुरूप, अनुरूप को ही संगत भी बोलते हैं भैया, नया नाम दे दिया इसमें। भुजाओं का अनुपात 2:3 है, उनके अनुरूप मतलब संगत शीर्ष लंब है भैया, यहाँ पर शीर्ष लंब का क्या निकालने को बोला है अनुपात। ठीक है, चलिए यहां पर भी ले लेते हैं, त्रिभुज ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहां पर समरूपता का नियम है, त्रिभुजों की समरूपता, एक चैप्टर आता है। ठीक है, त्रिभुज की समरूपता, ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। देखो सिमिलर लिखा है कि नहीं लिखा है, तो यहां पर उसकी एक खासियत होती है, उसका एक नियम होता है, प्रमेय होता है कि जो हमारा भुजा का अनुपात है, भुजा का जो क्या है जी अनुपात है, वही किसका अनुपात होगा शीर्ष लंब का। ठीक है, और वही मध्यिका का भी रहेगा, याद रखेंगे। तो भुजा का अनुपात 2:3 है, तो वही क्या हो जाएगा मेरा शीर्ष लंब का भी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट वो प्रमेय जानना पड़ेगा। और ये ऐसा कब होता है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तब उनके भुजा का अनुपात उसके शीर्ष लंब के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा चीज, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात है, एक नया चीज बता देता हूं मैं, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात भले दिया नहीं है, वह भुजा के अनुपात के वर्ग, भुजा के अनुपात लेना है, उसके वर्ग, वर्ग भी डालना है उसमें। ठीक है, ये नियम कब लगता है, जब क्षेत्रफल वाली बात बोलता। तो बात समझ में आ गया, प्रश्न अधिकतर आता है, बता दे रहा हूं कॉन्सेप्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या लिखा है देखो, द होल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज, रेक्टेंगुलर आयताकार, आदमी को लगेगा आयत है भैया, ब्लॉक बोल रहा है, ब्लॉक, ब्लॉक माने डब्बा,
समझ रहे हो बात को? हाँ, तो आयताकार डब्बा है, देखो टीन का डब्बा गोला वाला भी होता है, चौकोन वाला भी होता है, तो इसीलिए उसको आयताकार बोला। समझ रहे हो बात को? अब आयताकार है बोल के आयत ही नहीं समझ लेना है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात बोला है, तो उसकी लंबाई निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा याद रख लो, संपूर्ण क्षेत्रफल अगर दिया रहे, ठीक, रुक जाइए 1 मिनट, संपूर्ण क्षेत्रफल अगर दे दिया है आपको, ठीक है, और साथ ही साथ भुजाओं का क्या दिया है, अनुपात भी दिया हुआ है, ठीक है, भुजाओं का क्या दिया है, अनुपात अगर ऐसा दे दिया है आपको, तो समझ लो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है भाई। उसमें क्या करना है अपन को, आपको मैं जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं, ये हो, इसका बेसिक बता दूंगा मैं, ठीक है, बेसिक भी बता दूंगा, लेकिन पहले उसका ट्रिक बता देता हूं मैं। ट्रिक क्या लगेगा, सबसे पहले एक शॉर्टकट सीख लो, फिर उसको डिटेल में भी बता दूंगा मैं, क्योंकि अधिकतर आजकल लोग शॉर्टकट खोजते हैं। खैर, शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता है। अब देखो इसको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, आधा कर लेना है किसका, जब भी आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है और साथ ही साथ भुजा का अनुपात दिया है, भुजा का क्या दिया है आपको, अनुपात दिया, आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या करना है, वर्गमूल लगा लेना है। देखो ये रटने वाला काम हो गया ना, ऐसा करना वैसा करना, क्यों करना है उससे मतलब नहीं है, हाँ भैया यही चीज दिशा में चलो चलो, खैर कोई बात नहीं, दोनों मेथड बताऊंगा मैं। क्या करना है, देखो जो भी आपका संपूर्ण क्षेत्रफल है उसको पहले तो आधा कर लो, फिर नीचे में लगा लो गुणा, ठीक है, गुणा। अब क्या करना है, भुजा का अनुपात कितना दिया था, 4:3:2, तो इसका दो दो का जोड़ी बनाकर गुणा करके जोड़ना है। अब वो मैं बोला है लंबा चौड़ा, वो समझ में तो आया नहीं होगा, करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। दो दो का जोड़ी करो, 4×3=12 प्लस जोड़ना है और सबको, 2×3=6 प्लस 4×2=8, मतलब दो दो का जोड़ी लेकर गुणा करके जोड़ना भी है, ठीक। और आपको बगल में कर लेना है गुणा, और अलग से रहेगा ना, आपको निकालने के लिए वो क्या बोला है, लंबाई, तो लंबाई का हिस्सा कितना है यहाँ पर 4, तो 4 है तो 4 से गुणा कर लो, ये आपका दिया है। समझ में आ गया, ऐसा निकलता है डायरेक्ट, ये आपका निकलेगा, जो निकल रहा है वो है आपका लंबाई। अब ये होता कैसे है पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो चलिए, √8 7 8 8 बट्टे में कितना, 2 गुणित, ये आपका आ जाएगा 20×6=26, गुणित में कितना कर लो 4, 13×2=26, ठीक है, 13×2 कितना हो गया भैया 26, 13×6=78, देख लो 78, कितना बचा 9, 13×7=91, ठीक है, 7, 13×6=78, चलिए 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2×2=4 हो गया, 4 का कितने बार में जाएगा, 4×1=4 हो गया, ठीक, 2 बचा, 4×6=24, 4×9=36, तो अंडर रूट आ गया 169, जो भी आएगा उसका 4 से गुणा करो, 169 का होता है 13×4 कितना हो गया मेरा 52। तो ये तो हो गया शॉर्टकट ट्रिक। अब इसी को क्या करना है, पहले फार्मूला रखोगे, तो टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 गुणित लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, ठीक है। जब भी क्या दिया है आपको, अनुपात दिया है, तो क्या लोगे, लंबाई को लोगे 4x, चौड़ाई को लोगे 3x और ऊंचाई को क्या लोगे 2x, ठीक। आप रख दो, कितना आ गया मेरा 8×7=8, 2 गुणित, देखो 4×3 कितना हो गया 12, और x भी तो है x का वर्ग, 2×3=6x का वर्ग प्लस 2×4=8x का वर्ग। देखो आखिर वही आ रहा है, देखो ये 2 नीचे में भाग होगा, होगा कि नहीं होगा, 8×7=8 बटे में कितना 2, बराबर में कितना 12×6=18 और 8 कितना हो गया 26x का वर्ग। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो 26 भाग करोगे कि नहीं करोगे,
बिल्कुल। तो जो आपका आएगा एक्स, ये अंडर रूट में जाएगा कि नहीं जाएगा? 8 7 8 8 बटे में क्या करोगे? 2, और बटे में कौन आएगा? 26। एक्स का वर्ग है वही तो अंडर रूट बना, मतलब आपका ये एक्स निकला है। लंबाई निकालना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। देखो इसका शॉर्टकट बनाया गया है भैया, ठीक है। अगर आप ये शॉर्टकट, ये याद रखने का चीज हो गया, नहीं याद रखोगे तो भी आपका काम चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलने वाला है भैया, रुकने वाला नहीं है ये। ठीक, बढ़ जाए, टिक लगा दूं। 13 कितना हो गया मेरा? 52 हो गया। बात क्लियर समझ में आ गई है भैया? थम्स अप वगैरह कर देना, लाइक शेयर कर दीजिए। क्या लिखा है भैया जरा देख लो। एक रेलगाड़ी एक दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, ठीक। वह बीच में कुछ बार रुकती है, कुछ समय के लिए रुकती है, कई बार, समय नहीं बताया उसने, रुकती है बोल रहा है। यदि रेलगाड़ी बीच में ना रुके तो यह दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से पूरा करती है, ठीक है। वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल से क्या हो गया? वो पूरा, ठीक है। मतलब जितना है वह 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन अगर रुक रुक के चल रहा है तो 1 घंटे में क्या हो रहा है जी? 40 किलोमीटर चल रहा है। समझ में आ गया बात? क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहाँ पर देखो चलना तो उतना ही है, मतलब आपका यहाँ पर जो दूरी है, ठीक है, चाल दूरी समय का है। दूरी पहले, चाहे पहले चले चाहे दूरी बाद में चले, जाना तो वही है भैया, ठीक। एक बार कितने के हिसाब से चल रहा है? 40 के हिसाब से। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। चाल गुणित क्या होता है भैया? समय। तो चाल तो दिया है लेकिन समय, तो समय नहीं दिया तो उसको मान लो T1। दूरी दो, दूसरा जो दूरी है वो भी वही 6, वही जाना है, वही पहुंचना है भाई मेरे, पहुंचना वही है। क्लियर हो गया बात? अब देखो क्या हो रहा है, क्या समझ में आ गया? देख लो कितना दिख रहा है आपको। ये आपका आ गया 60 गुणित कितना में आ गया, मान लेते हैं दूसरा समय भी नहीं मालूम, T2, ठीक। वो रुक रुक के चल रहा है इसलिए लेट हो गया, मतलब ये ज्यादा आएगा, ज्यादा हो गया, लेट हो गया क्योंकि रुक रुक के चल रहा है। और ये बिना रुके चल रहा है इसलिए टाइम क्या लगेगा? इसको कम लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो चलिए यहां पर देख लेते हैं जरा। ये आ गया मेरा T1 बटे में T2 बराबर कितना आ गया? 60 बटे कितना आ गया मेरा? 40। 20 दिया 60 और 20 का कितने बार में? 2 बार में। कितना आ गया मेरा? 3/2 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए, T1 माने, T1 किसका टाइम है भाई मेरा? T1 पहले वाले का, जिसमें स्पीड कम था, मतलब उसको समय ज्यादा लगेगा भाई, धीरे चलोगे तो समय ज्यादा लगेगा ना। T2 क्या है, ठीक। बात समझ में आ गया? अब यहां पर देख लो, जिसमें भी हमारा अनुपात इसका जस्ट उल्टा रहेगा। क्यों उल्टा रहेगा भैया? ये बोल रहा है कि अगर ये 1 घंटा चल रहा है, ये ठीक है, कितना चल रहा है भाई मेरा? 1 घंटा। तो ये, या फिर एक काम करते हैं, देख लो यहां पर, अगर मान लेते हैं मैं इसको क्या कर दूं, इसको कितना ले लूं? 20 ले लूं, इसको भी 20 ले लूं, मतलब ये 60 मिनट चल रहा था, उसको ये कितने मिनट में चल दिया? 40 मिनट में चल दिया। समझ रहे हो बात को? मतलब हमारा अनुपात क्या दिखना चाहिए? उल्टा दिखना चाहिए। तो ये देखो, ये 20 मिनट दिया है, पर माने बटा, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 1 आवर। 1 आवर माने कितना मिनट? 60 मिनट, ठीक है। तो देखो भाई मेरे यहाँ पर बोल रहा है, अगर ये 60 मिनट में तय कर रहा है, उसको ये 40 मिनट में तय कर रहा है, मतलब कितने का डिफरेंस हो गया? 20 मिनट का। तो इसका मतलब हर घंटे में वो 20 मिनट क्या हो रहा था? एक्स्ट्रा रुक रहा था, ठीक। क्योंकि वो 60 मिनट में जितना को कर रहा है, ठीक है। जो धीरे चलने वाला, ये धीरे वाला है ना, याद रखो, धीरे वाला 60 मिनट में जितना पहुंच रहा था, है ना, तेज वाला है उसी को कितने मिनट में पहुंच रहा था? 40। मतलब कितने का वो रुक रहा है? इतना, जो एक्स्ट्रा डिफरेंस आया है, हर घंटे में उतना मिनट रुक रहा है। मतलब जो 20 मिनट है
प्रति घंटे वो क्या हो रहा है, हर घंटे में वो 20-20 मिनट क्या हो रहा है, कम चल रहा है या रुक रहा है, जो भी समझो, ठीक है, क्योंकि जाना तो एक ही जगह है, समय भी एक ही लग रहा है, तो इसका मतलब क्या समझे, वो हर घंटे में क्या हो रहा है, 20-20 मिनट रुकते गया, इसीलिए उसकी स्पीड कम है, ऐसे हमको महसूस हुआ। बात क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं, तो फिर बिल्कुल बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोला है, एक आयताकार क्षेत्र जो 50 मीटर और 50 मीटर लंबा, यहां पर लंबा कट गया है, देख लो, 50 मीटर लंबा 40 मीटर चौड़ा है, में एक आयताकार लॉन चारों ओर, ठीक है, सीमेंट के एक समान चौड़ाई का, ठीक है, रास्ता या पथ जो भी है, जिसकी चौड़ाई 6 मीटर है, तो सीमेंट के रास्ते का या पथ का, ठीक है, आपको निकालना है क्षेत्रफल। चलिए प्रश्न को समझा देता हूं, इंग्लिश वर्जन में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ चित्र की जरूरत पड़ेगी भैया, है कि नहीं। चलिए बिल्कुल चित्र बना लेते हैं, हमको अच्छे से समझ में आएगा चित्र बनाने से, बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए ये हमारे पास है, समझ लो, ठीक है, कितने कितने का है भाई मेरा, ये 50 का है और ये कितने का है, 40 का है, ठीक है। इसका तो ट्रिक वगैरह भी होता है, लेकिन मैं आपको फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, समझा देता हूँ जबरदस्त तरीके से। क्लियर हो गया, क्योंकि उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। इसको ऐसा रखते हैं, मैं ऐसा ही कलर क्यों कर रहा हूँ वो आपको समझा दूंगा, चिंता मत करिए। अब ये इसके अंदर क्या है, आयताकार लॉन है ना, लॉन है, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो लॉन ले लेते हैं भैया। चलिए इसको लॉन ले लेते हैं, ये ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक, छोटा करके हम लोग इसको बदल देते हैं भाई। इसका जो चौड़ाई है कितना मीटर का है, 6 मीटर का, देखना बहुत जबरदस्त तरीके से, वाह क्या दिख रहा है, देखो ऐसा बनाया बोल रहा है, ठीक। तो इसको दो तरीके से आप बना सकते हो। क्या करना है भैया, देखो ये बीच वाला जो है ना, ये इसी का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है, तो आप बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर लो, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में। बड़े वाले का कितना होगा, बड़े का क्षेत्रफल कितना होगा, 50 गुणे 40, कितना आ गया, 2000, ठीक। छोटे वाले का देख लो भैया, छोटे का क्षेत्रफल क्या आ गया। अब इसको 12 कम करो, इसको भी 12 कम करो। सर 12 क्यों कम करवा रहे हो सर, 6 तो बोला है। अरे भाई ये देखो, इधर का 6 कम हुआ, इधर का 6 कम हुआ, टोटल कितना कम हो गया, 12 कम हो गया कि नहीं हो गया। वैसे इसका 6 कम हुआ, इसका 6 कम हुआ, दोनों तरफ से 6 6 कम हुआ ना, तो इसका मतलब ये आ जाएगा मेरा 38 गुणा, क्या करेंगे इसमें 12 कम करो, तो कितना आ जाएगा ये 28। बात खत्म, कहानी खत्म। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत कोई समस्या, आप गुणा कर लीजिए। तो जब हम लोग 38 को 28 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 38 दोने होता है 76 गुणे 14, ठीक। चलो 14 छका 84 का 4, 80 लाया 8 और 14 सत्ते 98 और 8 कितना हो गया 106। चलिए माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया मेरा 6। यस, ये प्रश्न में थोड़ा सा क्या लिखा है, यूनिफॉर्म, इसमें मुश्किल है, 1 मिनट रुक जाओ, कुछ न कुछ तो मिस्टेक लग रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो फंडा है वो गलत नहीं होने वाला, ठीक है। अंदर रास्ता बनाने बोला है, देखो ना, इनसाइड इट बोला है ना, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पर देख लो, रेक्टेंगुलर फील्ड 50 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर ब्रॉड कंटेन ए रेक्टेंगुलर लॉन, ठीक है। इनसाइड ये देखो लॉन अंदर में बना गया है ना, ठीक है, लॉन अंदर में सराउंडेड बाई, क्या लिखा है, सराउंडेड बाई ए ग्रेवल पाथ यूनिफॉर्म, ठीक, बाहर से। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। चलिए देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो ये लिखा है ना यहाँ पर देखो,
इनसाइड इट सराउंडेड बाई ग्रेवल पाथ। हाँ, तो चलिए कितना आ गया देख लो, ये 6 आ गया, ये हमारा 199 में कर लो 199, कितना आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ गया मेरा 936 दिखा रहा है, ऑप्शन में दिया नहीं है, बिल्कुल मिस्टेक है भाई। बड़ा भी रहेगा बाहर भी रहेगा तो भी मिस्टेक है, ठीक, क्योंकि इसके आखिरी में जीरो आएगा ही नहीं, इसके आखिरी में बिल्कुल जीरो नहीं आएगा ये, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आंसर वही रहेगा हमारा राइट आंसर जो हमने बता दिया। अब यहाँ पर देखो दिए गए चित्र में बहुभुज चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल है क्या है पूछा है। जबरदस्त इसमें लॉजिक लगने वाला है। इस चतुर्भुज को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर भी एक बार ले आते हैं ताकि समझने में हमको आसानी पड़ जाए। ये देखो, ये देखो आपको ये चतुर्भुज दो त्रिभुजों का मिला जुला कर बन रहा है, दिख रहा है आपको। ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज, तो इसका तो चलो मिल जाएगा। इसका सूत्र होता है वर्गमूल 3/4 भुजा की घात 2। भुजा हमारे पास कितना है भैया, 20 की घात 2। 20 की घात 2 400/4 करोगे 100 वर्गमूल 3 आएगा। वर्गमूल 3 का मान यहाँ पर रखने बोला 1.73, 100 से गुणा हो जाएगा तो 173 हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल। अब इसका भैया इसका माजरा क्या है, जब भी ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल 90 अंश वाला रहे, अगर आपको ध्यान से सुन लो मेरी बात को, है ना, अगर आपको जो उसका विकर्ण है, विकर्ण है मतलब 90 के सामने वाला अगर 5 के गुणा में आ रहा है, किसके गुणा में आ रहा है, 5 के गुणा में आ रहा है, तो 5 का कितने बार में गुणा में आया, देखो ये क्या 5 का कितने बार में आया है, सॉरी 5 से इसको कटाना है, ठीक, 5 से इसको कटाइए, कितने बार में गया, 4 बार में, मतलब सब में 4 क्या करना है, ये करना है। तो ये देख लो ये 3 आ गया। वैसे पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हो, देखो कभी भी कोई त्रिभुज रहता है वह 3, 4, 5 के अनुपात में रहता है, जहां 5 विकर्ण होता है, ठीक है। इस हिसाब से अगर देखोगे तो 20 कितने बार में आए, 4 बार में, तो इसका 4 चौक कितना होना चाहिए था, 16, इसका 3 चौक कितना होना चाहिए था, 12, सब में 4 गुणा होगा ना, याद रखो अनुपात में बराबर गुणा होता है, तो एक 12 और 20 तो है, मतलब जो मिसिंग है वही मेरा कितना हो जाएगा भैया, 16। ये त्रिभुज कौन सा वाला, समकोण त्रिभुज के बारे में बता रहा हूं ना केवल मैं, समकोण त्रिभुज का ये ट्रिक है मेरे भाई। और अगर नहीं अगर याद है कोई दिक्कत नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ा है कि आप ट्रिक याद रखो बोल के, लेकिन एक बता दे रहा हूं, नहीं अगर है तो क्या करोगे, ये विकर्ण का वर्ग 20 का वर्ग में माइनस करोगे किसको, ये एक भुजा के वर्ग को, और जो भी आएगा उसका अंडर रूट ले लेना। तो ये 400 में 144 घटाओगे कितना आएगा भैया, 400 में 144 घटाओगे 64, और 64 का कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ गया देख लो, 400, 400 में से 144 घटाओगे ना, चलिए 400 में से 144 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 256 आएगा। 256 का कितना आ गया मेरा, 16, आखिर कैसे भी करके 16 आएगा ही, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो जब भी ऐसा 90 डिग्री पहले से दे दिया रहे, तो ये 12 है ये 16 है, दोनों को गुणा करके आधा कर दो, सूत्र मालूम है कि नहीं, आधा गुणित आधार, आधार हो गया मेरा 12, और ऊंचाई कितनी हो गई उसकी 16। चलो कर लो भैया, 16 छक्का कितना हो गया 96। तो क्या करना है, 173 को 96 से जोड़ दो, 173 को 96 से अगर जोड़ोगे कितना आएगा देख लो, सॉरी 96 है ना, चलिए कितना आ गया मेरा 9, ठीक है, 9 और 7 16 का कितना आ गया 6, 2 269 आ गया, बिल्कुल ठीक है। चलिए बढ़ जाएं अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोला है देखो, किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों क्रमशः एक्स वाई और जेड हैं, तो घनाभ का आय नहीं आयतन निकालिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अंग्रेजी वर्जन में वॉल्यूम दे दिया है, यहाँ पर देख लो। अब ये क्या है, घनाभ घन घनाभ क्या होता है, पहले एक तो निकाल लेते हैं भैया, है ना, ड्रॉ कर लेते हैं।
ताकि हमको समझ में अच्छे से आ जाए। चलिए ये रहा, ये हमारा घनाभ है। ठीक, घनाभ में क्या क्या होता है, लंबाई होता है, साथ ही साथ चौड़ाई भी होता है, और क्या होता है मेरे पास, ऊंचाई भी होता है। ये ऊंचाई है तो ये ऊंचाई हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया मेरे पास। ठीक, ये मेरा लंबाई है तो ये लंबाई हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल, ये भी लंबाई हुआ ना, बिल्कुल। ये चौड़ाई है तो ये क्या हो गया, चौड़ाई। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं इत्मीनान से ऐसा बना देता, ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब बोला है 3 संलग्न फलकों का क्रमशः इतना इतना है क्षेत्रफल। क्या जो दिया है वो क्या है भैया, संलग्न फलकों का क्या दे दिया है, क्षेत्रफल। मतलब देखो ये सामने आपको दिख रहा है, चौकोन दिख रहा है, बिल्कुल ये चौकोन, इसकी बात कर रहा हूं मैं। लंबाई और ये ऊंचाई, ऐसा ही एक बार पीछे में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भैया। ठीक, क्लियर हो गया। ये बगल वाले चीज को देखो, बगल वाला ऐसा तिरछा दिख रहा है, लेकिन इधर से देखोगे तो आपको चौकोन ही दिखेगा भाई। क्या दिखेगा, चौकोन दिखेगा। क्या चौकोन, यहाँ पर ये देखो, ये बी दिखेगा और आपको ये एच दिखेगा। वैसे ही देख लो भाई मेरे, ये इसके जस्ट इधर से भी आप छुपा हुआ है, देख लो, ये बी दिखेगा और ये एच दिखेगा। समझ में आ गया। ठीक, और उसी प्रकार इसको देखो, नीचे वाले को देखो, नीचे वाले ऊपर से जब देखोगे तो ये तिरछा दिख रहा है, लेकिन ये आपको ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा चौकोन। बढ़िया, वेल डिजाइन लंबाई चौड़ाई करके ऐसा चौकोन दो दिखेगा आपको। इसको बोलते हैं फलक। क्या बोला जाता है भैया, फलक। और इसी फलक का जो क्षेत्रफल है उसको एक ठो को क्या लिया है, एक्स, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एक्स, क्योंकि दोनों सेम है। इसको दिया है वाई, इसी को भी आप एक्स वाई ले सकते हैं ना, तो ये भी क्या हो जाएगा वाई। ये हमारा है जेड, तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड। समझ में आया कि नहीं आया। परंतु हमको तो ये मालूम है भैया कि ये एक आयताकार है, तो लंबाई गुणित ऊंचाई, मतलब एक्स आया कैसे है, लंबाई को ऊंचाई से गुणा करने पर। वाई आया कैसे है, वाई वाई आया कैसे है, ये क्षेत्रफल दिया है ना, तो बी को एच से गुणा करने पर। ठीक, और ये जेड आया कैसे है, लंबाई को चौड़ाई से गुणाई करने पर। ठीक है, जेड हमको आया कैसे, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करने पर। अब सबको गुणा एक साथ कर दो, ये गुणा है ना भैया, तो x गुणित वाई गुणित जेड बराबर लंबाई कितने बार है, 2 बार, चौड़ाई कितने बार है, 2 बार, और ऊंचाई कितने बार है भैया, 2 बार। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 2 2 बार है। घात 2 है, इधर आके क्या बन जाएगा, वर्गमूल। तो आ गया एक्स वाई और कितना आ गया, जेड। ये जितना वर्ग था इधर आके वर्गमूल बन गया। यहाँ पर बचा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये जो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई है, यही हमारा क्या हो जाता है, आयतन होता है भैया। तो इसका मतलब आयतन कितना हो गया मेरे पास, कितना हो गया, अंडर रूट एक्स वाई जेड। बात समझ में आ गई। देखो कितनी आसानी से बनेगा, बिल्कुल एक एक चीज एक्सप्लेनेशन करके बता दिया मैंने, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, अब आपको मजेदार एक बात बता देता हूं। ये जो प्रश्न है ना, सेम ऐसा ही थोड़ा सा घुमा के उसी पेपर में एक और प्रश्न बना के दिया था। ये देखो सेम 2016 का ये भाई, थोड़ा सा समझोगे अगर फिर तो दिक्कत है ना, नहीं समझ पाओगे तो देखो, एक घन के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल, संलग्न माने लगा हुआ, उसी की बात कर रहा है जो पिछला में है। देखो संलग्न माने लगा हुआ, देखो एक जैसा है वैसी पीछे मिलेगा, तो ये अगल बगल और नीचे, जैसा सामने है वैसी पीछे रहेगा, बगल है वैसी अगल रहेगा, जैसा नीचे वैसी ऊपर रहेगा। इसीलिए 3 को दिया, 6 को 6 नहीं दिया। समझ में आया ना, एक्स वाई जेड क्या दिया था। अब यहां पर भी वही प्रश्न दे दिया। क्या फर्क है, क्या फर्क है, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जो मेरा आयतन है ना, क्या निकाले, आयतन है अंडर रूट जो फलक का क्षेत्रफल है उसके बराबर होता है, मतलब अंडर रूट एक्स वाई और जेड के बराबर होगा। ठीक, आयतन को भी मान लिया है, तो अगर वर्ग वर्ग करोगे तो खाली क्या बचेगा, देख लो, आयतन को हमने भी माना, यहाँ पर दिया है आपको, तो वर्ग करोगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, खाली बचेगा एक्स वाई और जेड। मतलब जो v का वर्ग का जो मान है
वह हमारे पास आएगा एक्स वाई और जेड। देखो वही प्रश्न उसी प्रश्न पत्र में अलग जगह में प्रश्न आया हुआ है। कितना मजेदार बात है, एक बनेगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिक एक फोकट में मिल रहा है भैया, है ना, फ्री फंड में मिल रहा है एक नंबर। तो चलिए आज के इस पार्ट में, इस वीडियो में हम लोगों ने 10 प्रश्नों को हल किया है। 30 प्रश्न होते हैं, एक एक करके पार्ट बाय पार्ट, क्योंकि ये बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स न बनाते हुए इसको कई पार्ट्स में हमने डिवाइड करेंगे और पूरे सारे पीवाईपी 2016 से लेकर 2022 तक के जितने भी टीटी में एग्जाम हुए हैं सीजीटीटी में, उसको पार्ट बाय पार्ट करके सारे क्वेश्चनों को एक एक करके विस्तार पूर्वक हल करके हम लोग बताएंगे। तो चलिए, इस वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है या किसी भी प्रकार का कुछ अपनी राय देनी है, सुझाव देना है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।